Hello everyone, welcome all on my YouTube channel, and the today topic is function of ecosystem and ecosystem services, या फिर हम कह सकते हैं application of the biodiversity and ecosystem services. Very important and very confusing two words, ecosystem function and biodiversity function या फिर ecosystem services. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि लेक्चर नंबर 2 है इन बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग। तो चैप्टर फर्स्ट में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसका एक बार मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ बहुत ही स्मॉल लेवल पे, ओनली 1 or 2 मिनट्स में। कि फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म्स है वो सबसे पहले वल्टर जी रोज ने दिया था 1985 में। इससे पहले एक टर्म दिया जा चुका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बाय रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन क्या थी कि टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, ये जो है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन होती है कि जीन्स की, स्पीसीज की एंड इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद बात किया था कि जो आज न्यू स्पीसीज डिस्कवर हो रही हैं इतनी तेज़ी के साथ जो कि पहले नहीं हो रही थी, उनके लिए 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक का नाम है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी GBIF एंड एक अदर वन इज स्पीसीज 2000। इन नाम के 2 प्रोडक्ट, इनसे जो है जो डिस्कवरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग द न्यू स्पीसीज की जो स्पीड है वो थोड़ा सा रैपिड हो गई, तेज हो गई है। ठीक है, उसके बाद बात करी थी फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है, तो हमने उसमें बताया था कि बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स की होती है। पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा था स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड वन था कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी के कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को बस हम डिफाइन करते हैं कि वेरिएशंस ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स जो होते हैं इंडिविजुअल्स में, जो जेनेटिक लेवल की जो वेरिएशंस होती हैं जो कि रॉ मटेरियल काम करती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट मीन्स स्पीसीशन के लिए, उन्हें कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। कि एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम कंपेयर करें तो जो डिफरेंसेस आती हैं वो कहलाती हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, केवल एक स्पीसीज मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल्स टाइप एक ही स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास फील्ड है 1 हेक्टेयर का, और उस 1 हेक्टेयर में हमारी क्रॉप लगी है आलू की। आलू मतलब सोलेनम ट्यूबरेसम। ठीक है, तो जितने भी प्लांट होंगे वहाँ पे सोलेनम ट्यूबरेसम के प्लांट में जो 1 हेक्टेयर में जो प्लांट है, सपोज कर लीजिए 1000 प्लांट हैं, तो 1000 जो प्लांट हैं वो सब किसके, सोलेनम ट्यूबरेसम। उन आपस में उनमें क्या डिफरेंसेस हैं जेनेटिक लेवल पे, वो कहलाती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, और जेनेटिक डाइवर्सिटी ही बेसिस होता है कि स्पीसीशन ऑफ न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन, मतलब स्पीसीशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीसीशन के लिए जो रॉ मटेरियल काम करती है वो होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और ये क्रिएट होते हैं जितना एनवायरमेंटल में फ्लक्चुएशन होगा, जितना एनवायरमेंटल में चेंजेज आएंगे उतनी जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं दैट एक्ट एज ए रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का कोई भी वेरिएबल नहीं है। जैसे अब आया स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे बात करेंगे जो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स में जो वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस एंड अदर वन इज स्पीसीज इवननेस। ठीक है, 2 बातें बताएंगे। इसके बाद आता है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी के 3 वेरिएबल्स हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। इसको रिवाइज कराने का मेरा केवल इतना मीनिंग था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि स्पीसीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम इसे कह सकते हैं। ये 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है, जिसमें पहले टाइप की जो डाइवर्सिटी है जिसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका कोई भी वेरिएबल्स, कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। जबकि इसके बाद सेकंड जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी के 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक का नाम है स्पीसीज रिचनेस, दूसरे का नाम है स्पीसीज इवननेस, और थर्ड वन है कम्युनिटी डाइवर्सिटी जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर से एक बार इन्हें देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया स्पीसीज रिचनेस में क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज का नंबर, उसे कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। केवल एक ही स्पीसीज की बात कर रहे हैं, कितना नंबर्स है उसे कहेंगे स्पीसीज रिचनेस। और जितनी स्पीसीज रिचनेस होगी वो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ाएगी, मतलब स्पीसीज रिचनेस प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके बाद सेकंड वन बताया था हमने स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस में बात करी थी कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, नंबर बताता है। ठीक है, और इसलिए हम इसे डाइवर्सिटी इंडेक्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे एक ही फील्ड में
हम कोई एरिया लें नेचुरल फील्ड में जाके, उसका एक पार्टिकुलर एरिया को हम सर्किल करेंगे, हम इस एरिया में सर्वे करते हैं, हम उस एरिया में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीसी कौन से प्लांट हैं, सेकंड लेवल पे कौन से प्लांट हैं, थर्ड लेवल पे कौन से प्लांट हैं, ठीक है। फिर हम उसमें ये कंपेयर करेंगे, एक दूसरा एरिया लेते हैं उसी के पास में या कुछ थोड़ी डिस्टेंस पे, उसमें कंपेयर करते हैं कि इस वाले एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जा रहे हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे पहले एरिया में जो प्लांट हैं वो सेकेंड वाले एरिया में भी होंगे, बट कुछ दूसरे प्लांट भी होंगे जो दोनों में, मतलब पता चला ए में कुछ न्यू प्लांट हैं जो बी में हमें नहीं मिले, और बी में कुछ ऐसे मिलेंगे जो ए में नहीं मिले, कुछ प्लांट, बल्कि 80% 90% जो होती है सिमिलरिटी होती है, जो ए में थे बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं थे। इस तरीके कंपेरेटिव जो डिफ्रेंसिएशन आता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, दोनों एरिया जो हमने सिलेक्ट करे हैं, वो क्रिएट करता है स्पीसीज इवननेस कि ए में कौन से नहीं, इसलिए इसे डाइवर्सिटी इंडेक्स के फॉर्म में यूज करते हैं। देखो लिखा, इट मीन्स दैट इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, रिलेटिव नंबर का कि जो एक दूसरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी डाइवर्सिटी के 3 जो वेरिएबल थे, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब एक हैबिटेट में पाए जाने वाली स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी की बात करता है, जबकि बीटा डाइवर्सिटी में जस्ट स्पीसीज टर्नओवर है। स्पीसीज टर्नओवर का मतलब जो अभी हमने बताया, जैसे 2 हैबिटेट हम लेते हैं या 2 से ज़्यादा हैबिटेट भी ले सकते हैं, इसमें जैसे ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, इसमें ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और डी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर रिजल्ट ये निकलता है कि एक जो बी में नहीं है और सी जो ए में नहीं है, ठीक है, जबकि ए और बी दोनों कॉमन है। ये क्या होता है, तो यहाँ पे डी एंड सी जो है स्पीसीज टर्नओवर है, ठीक है। ये जो स्पीसीज टर्नओवर आता है ये बताता है आपका बीटा डाइवर्सिटी, इसलिए यूज करी जाती है 2 और मोर हैबिटेट, जो कि एक ही रीजन प्रेजेंट हो, रीजन एक ही हो बट 2 टाइप के हैबिटेट। जबकि गामा डाइवर्सिटी कहता है कि एक एरिया में, एक स्पेसिफिक रीजन में जितने भी हैबिटेट पाए जाते हैं उनके बीच में जो डाइवर्सिटी होती है उसे गामा डाइवर्सिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसे डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखिए, एक हैबिटेट के बीच जो बात करते हैं वो अल्फा डाइवर्सिटी, 2 हैबिटेट के बीच में बात किया हमने इसमें, तो ये बीटा डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पूरे ये पूरा रीजन है, इसमें जितने हैबिटेट आए 1 2 3, इन सब में जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसे हमने गामा डाइवर्सिटी बोला है। इसे दूसरे तरीके से समझ लें न्यूमेरिकल वे में तो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, एक ये हैबिटेट है, एक पूरा रीजन है, ये रीजन है आपका, इसमें एक हैबिटेट ये है, ठीक है। तो हैबिटेट के अंदर स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी की बात करना है तो हम देखते हैं कि इसमें देखिए 4 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, ना किसी का रिपीटेशन है इसमें। तो ये अल्फा डाइवर्सिटी कितना हो गया 4। अब बीटा डाइवर्सिटी की एक रीजन एक ही है, मगर उसमें 2 हैबिटेट के बीच में हमें बात करना है यहाँ पे, इसमें जितने 2 आ गए, ठीक है। इसमें देखिए 2 हैबिटेट हो गए। अब इन हैबिटेट में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या चीज़ नहीं है। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। अब स्टार, जो ग्रीन स्टार है 1 नंबर, येलो स्क्वायर 2 नंबर और ग्रीन स्क्वायर 3 नंबर, ठीक है। तो इनका देखिए 3 आया ना, तो ये बीटा डाइवर्सिटी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड में देखते हैं कि गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी का मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी हो एक रीजन में पाए जाने वाले इकोसिस्टम में है, ठीक है, जितनी डाइवर्सिटी हो हैबिटेट में। देखिए इसका नंबर 6 आ रहा है, ये 6 कैसे करके आ रहा है, इसे काउंट करिए। देखिए 1 नंबर ये हो गया, येलो स्क्वायर दोनों में पाया जा रहा है 2 नंबर हो गया, मगर दोबारा नहीं काउंट करेंगे। स्टार 3 हो गया, रेड स्टार ये रेड ट्रायंगल 4 हो गया, ठीक है। ग्रीन सर्किल 5 हो गया, और ग्रीन स्क्वायर और ग्रीन सर्किल कितना हुआ 6, ठीक है। इसमें मेंबर्स कितने, 4 4 8 और 12, मगर इसमें जो रिपीटेशन है 4 का रिपीटेशन है, तो 4 का नहीं बल्कि 6 का रिपीटेशन, 12 लोग हैं इसमें, मगर 6 के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसमें 6 ओनली स्पीसीज हैं। देखिए कैसे करके, ग्रीन स्टार, ब्लू सर्किल, ग्रीन सर्किल 3, येलो स्क्वायर 4 हो गए, ठीक है, और ये रेड ट्रायंगल 5 और ग्रीन सर्किल 6, ठीक है। इस तरीके से ये डाइवर्सिटी कितनी आई गामा डाइवर्सिटी, तो ये 6 हो गया। इसे आप काउंट भी कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए, अगर हम सेकंड फ्लोर से करें बीटा डाइवर्सिटी की हम बात करें, इन दोनों के बीच में ये चेंज हो जाएगी, ये 5 आएगी। देख लीजिए 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। इसमें देखिए फिर से 4 आती है, इन दोनों में देख लीजिए बीटा डाइवर्सिटी 4 कैसे आती है, 1 2 3 और एक ये 4, ठीक है। बाकी जो है कॉमन है इसमें। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का हमें यूज़ करना है कैसे, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ है
ठीक है। वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, उनके कल्चर, रिचुअल्स, मेडिसिन, जो भी एस्पेक्ट है लाइफ के हर एक फील्ड में वाइल्ड लाइफ से या बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिल रहा है, वो बायोडाइवर्सिटी के यूजेज, बायोडाइवर्सिटी के फंक्शन कहलाएंगे। देखिए, ह्यूमन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द लिविंग बर्ड, बिल्कुल करेक्ट बात है। डाइवर्सिटी इज ए सोर्स ऑफ फूड, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर्स, रबर एंड टिम्बर्स। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड मैनी इकोलॉजिकल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, कोई भी इसका वो नहीं देना पड़ता है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम हेल्थ का मतलब इसमें प्लांट की हेल्थ, ह्यूमन बींग की हेल्थ और हम एनिमल हेल्थ, सबका हेल्थ आ गया इकोसिस्टम में जो भी है। ठीक है, टोटल ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ। यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड बिलो, किस फॉर्म में देखिए कि उन्होंने कुछ सेक्शन करें इसके। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, ड्रग्स एंड मेडिसिन, एस्थेटिक मतलब ब्यूटी के लिए, ठीक है, कल्चरल बेनिफिट्स। ये 5 सेक्शन में हम बायोडाइवर्सिटी के यूजेज पढ़ते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है सोर्सेज ऑफ फूड, कैसे करके सोर्सेज ऑफ फूड मिलते हैं। इसमें देखिए 3 हमने रास्ते बताए, 3 तरीके आए। न्यू क्रॉप हमें डिस्कवर कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो आजकल वाइल्ड में है हम उन्हें डोमेस्टिकेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए न्यू क्रॉप का सोर्स हो गए। दूसरा है कि हम जो हमारी वैरायटी ऑलरेडी हम जो डोमेस्टिकेट करते हैं, एक टाइम के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी, उनमें डिजीज रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वाइल्ड वाले उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे वो जीन ला के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें इंसर्ट कर देते हैं डोमेस्टिकेटेड प्लांट में बाय दी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम अपनी ब्रीडिंग क्रॉप्स जो होती हैं हम उन्हें इम्प्रूव्ड वैरायटी मतलब उनकी बना लेते हैं। थर्ड है कि हम ऐसे बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड का टेकन अप कर सकते हैं, मतलब वहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी क्रॉप्स को एक तौर पे फ़ायदा तो पहुंचा देता, बाद में उसके जो रेसिड्यू होते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव में जाते हैं। थ्रू द बायो मैग्निफिकेशन दे इंसर्ट इन आवर फूड मटेरियल्स एंड गोज टू आवर बॉडी एंड क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। तो इस तरीके से कह रहा है कि हम एक न्यू बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिल सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हुआ कि हम केमिकल को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड का हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पेस्टिसाइड हम बना सकते हैं बायोडाइवर्सिटी से जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब हमारी क्रॉप को नुकसान भी ना पहुंचाएं, फ़ायदा पहुंचा दें, और बाद में हमारी क्रॉप को नुकसान भी ना पहुंचाएं, मतलब उनके बचे हुए रेसिड्यू हमारी क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, इसमें बाद में देखते हैं हम लोग कि ऑन सेवरल थाउजेंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एडिबल प्लांट्स, लेस देन 20 प्लांट स्पीसीज आर कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस 85% ऑफ ग्लोबल फूड, मतलब पूरी दुनिया में खाया जाने वाला 80% फूड जो है वो केवल 20 प्लांट स्पीसीज से मिल रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वीट, कॉर्न एंड राइस, मतलब आपका टेटिकम एस्टिबम, जियामेज एंड राइस और राजा सैटिवा, ये जो बॉटनिकल प्लांट्स हैं मेजर कार्बोहाइड्रेट क्रॉप्स हैं। इनसे कार्बोहाइड्रेट मतलब जिससे हमें एनर्जी वाली क्रॉप्स हैं। नियरली 2/3 ऑफ फूड सस्टेनिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ये 2/3 पॉपुलेशन जो है दुनिया की उसे फूड सपोर्ट करते हैं 3 क्रॉप्स। उसके बाद कह रहा है कि ऑयल की बात करें हम, ऑयल, फाइबर्स एंड फैट एंड अदर यूजेस फॉर विच मोर एंड मोर न्यू स्पीसीज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कह रहा है इन्हें रिक्वायरमेंट बताई कि इन फ्यूचर में हमें फैट, ऑयल्स और फाइबर के लिए नई स्पीसीज इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड सेक्शन में कह रहा है सोर्सेज ऑफ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़। इसे देखिए कैसे करके बात करेंगे। इम्प्रूव वैराइटीज़ का मतलब कैसे करके हम अपने जो वाइल्ड वाले एनिमल, प्लांट और एनिमल्स हैं उनसे हम जीन्स ला के जो रेजिस्टेंस फॉर सेवरल डिजीज, रेजिस्टेंस फॉर द ड्रॉट, रेजिस्टेंस फॉर द इंसेक्ट बाइट एंड हाई यील्डिंग क्वालिटी वाले, तो हम क्या करते हैं, इंडिया हैज ए रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू दी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट हमारे यहाँ पाए, वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, वाइड टाइप ऑफ एल्टीट्यूड्स हैं, इसकी वजह से हमारे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इथेनोबॉटनिकल सर्वे जो होता है, एक सर्वे होता है, प्रोवाइड करता है डेटा फॉर यूज ऑफ मैनी प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिमोट एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट थ्रू द लोकल इनहेबिटेंट एंड ट्राइबल्स। मतलब जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उनसे मेडिसिन लेते हैं, जो इंग्लिश मेडिसिन होती हैं। जो ट्राइबल्स होते हैं और लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं वो उन्हीं फॉरेस्ट से, उन्हीं वाइल्ड लाइफ से वो चीज़ कलेक्ट करते हैं, जड़ी बूटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट, और उनसे अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये हमें कौन बताता है कि हम जिस के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं इसके लिए हमारा बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्ट भी हमें क्योर कर सकते हैं। तो ये इथेनोबॉटनिकल सर्वे होता है, वो हमें ये क्लियर करता है कि बाई एड्रेसिंग द लोकल इनहेबिटेंट एंड ट्राइबल्स के थ्रू, कि इसके लिए आप इंग्लिश के मेडिसिन ना लेके आप हर्बल मेडिसिन पे यूज़ करके इसे क्योर कर सकते हो। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कि जो वाइल्ड मेलन्स, मेलन मतलब कुकरबिटेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, तरबूज, खरबूज, ये सब मेलन्स में आते हैं। ठीक है, इंडिया से वाइल्ड मेलन से जीन्स लिए और अमेरिका में जो
जो मेन क्रॉप्स होते हैं वहाँ के मेलन क्रॉप्स, उनमें एक डिजीज होती थी मिल्ड्यू। मिल्ड्यू काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल टर्म है। मिल्ड्यू का मतलब होता है जो मेन क्रॉप्स होती है, जो सीड होता है वो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो मिल्ड्यू कहलाते हैं, फंगल डिजीज का टर्म है। तो कहना चाहिए इंडिया के वाइल्ड मेलन से जीन लेके यूएसए ने अपने वाइल्ड मेलन में होने वाली डिजीज जिसे मिल्ड्यू ऑफ वाटर मेलन बोला गया, उसे क्योर कर लिया, मतलब उसे उन्होंने इसके लिए मेडिसिन बना ली ऑलरेडी, जेनेटिक मेडिसिन, मतलब जेनेटिक जीन्स इंसर्ट कर दिए। अब वहाँ पे मिल्ड्यू डिजीज नहीं होती उनके मेलन्स में। उन्होंने जीन्स कहाँ से लिया? इंडिया के मेलन से। इसके बाद कह रहा है वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस। राइस की वाइल्ड वैरायटी जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूपी से कलेक्ट करी गई थी, उनसे जीन लिए और हमने क्या करा, हाई यील्डिंग वैरायटी बना ली राइस की। पैडी मतलब राइस, और यहाँ पे राइस वर्ड यूज़ करा, कंफ्यूज ना हो, राइस और पैडी एक ही बात होती है, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेसी सूड वायरस। ग्रेसी सूड वायरस जो हो जाता था, राइस की जो प्रोडक्टिविटी थी उसे बहुत मेजर लेवल पे लॉस करता था। तो क्या किया गया, वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस से जीन लेके हमने इंसर्ट कर दिया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अपनी जो वैरायटी थी पैडी की उसे इम्प्रूव कर लिया फॉर हाई प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है सैकरम स्पॉन्टेनियम। आप सैकरम का नाम ध्यान रखेंगे, सैकरम जो होता है जीनस होता है जो जैसे शुगर केन का होता है, सैकरम ऑफिसनेरम गन्ने का नाम होता है। यहाँ पे है सैकरम स्पॉन्टेनियम, मतलब ये गन्ने का बहुत ही करीबी है, मतलब पड़ोसी जैसे बोलना चाहिए, वाइल्ड उसका रिलेटिव है, वाइल्ड रिलेटिव्स। इन्होंने क्या किया, यहाँ से जीन लिया और रेजिस्टेंस जो हमारा शुगर केन जो हम ग्रोथ कर रहे हैं उसमें एक डिजीज होती थी रेड रॉट डिजीज, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके रेजिस्टेंस के लिए जीन हमने कहाँ से लिया, सैकरम स्पॉन्टेनियम से। कहने का मतलब है से जो आज का गन्ना है हमारा शुगर केन जिसे बोलते हैं सैकरम ऑफिसनेरम, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेड रॉट डिजीज बाय टेकिंग द जीन्स फ्रॉम द सैकरम स्पॉन्टेनियम। ठीक है, ये बात है। सैकरम स्पॉन्टेनियम से जीन्स लेके सैकरम ऑफिसनेरम में इंसर्ट कर दिया एंड सैकरम ऑफिसनेरम को हमने रेड रॉट डिजीज के लिए प्रोटेक्ट कर लिया। फोर्थ एग्जाम्पल में इन्होंने बताया, देखिए सोलेनम डेमिसम। सोलेनम समझ गए होंगे, आलू, सोलेनेसी का मेंबर है, ठीक है। पोटैटो, इन पोटैटो, ये कैसा पोटैटो है, जंगली पोटैटो, आप ऐसा समझिए। और हम जो यूज़ करते हैं पोटैटो वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो सोलेनम डेमिसम से हमने क्या लिया, एक जीन निकाला, किसके लिए, जो लेट ब्लाइट डिजीज होती है, आलू में लगती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चुर्रा डिजीज टाइप का, ठीक है। तो उस डिजीज के लिए हमने अपने आलू जो होते हैं हमारे, जो हम जो डोमेस्टिकेट आलू करते हैं, कौन सा था, सोलेनम ट्यूबरोसम, उसमें वो जीन इंसर्ट कर लिया और लेट ब्लाइट डिजीज के लिए हमने प्रोडक्शन प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब इसने बताया, देखिए कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिकेटेड डिफरेंट टाइप के, कॉमर्शियल डोमेस्टिकेटेड, कॉमर्शियल का मतलब होता है जो हम लोग ग्रो, किसान हमारे यहाँ ग्रो करते हैं। डोमेस्टिकेटेड का मतलब वही होता है, जो डोमेस्टिकेटेड होता है वही कॉमर्शियल होता है, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड कॉमर्शियल जो स्पीसीज हैं वो क्रॉस ब्रीड का मतलब जैसे हमने रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल क्रॉस करा दिया हमने और उन्हें प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। किससे प्रोडक्ट, देयर वाइल्ड रिलेटिव्स, उनके ही वाइल्ड रिलेटिव से, ठीक है। और क्या क्या इंप्रूव करा, इंप्रूव देयर ट्रेट्स का मतलब उनके डिजीज के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, कम वाटर के लिए, ठीक है। ड्राट अगर सूखा पड़ जाए तब भी वो प्लांट हमारा मतलब डैमेज ना हो, खड़ा रहे, इन सभी के लिए हमने वहाँ से जीन लिए। जीन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज आर यूज टू प्रोवाइड न्यू प्रॉपर्टी, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर लिया, इम्प्रूव्ड उनकी प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ा ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइस ग्रोन इन एशिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम 4 मेन डिजीज बाई रिसीव्ड फ्रॉम ए सिंगल वाइल्ड राइस स्पीसीज। देखिए जो पूरी एशिया, हमारा एशिया सब जो कॉन्टिनेंट है, इसमें जो राइस हम लोग ग्रो करते हैं उसे हमने 4 डिफरेंट बीमारियों से बचा लिया। कैसे करके, टेकिंग जीन, एक सिंगल वैरायटी राइस की जो है जंगल में पाई जाती है जिसका नाम होता है ओराइजा निवेरा, और हमारी कौन सी होती है, ओराइजा सैटिवा। तो ओराइजा निवेरा जो है वो जंगल में राइस, और ओराइजा सैटिवा जो हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, हम लोग जो कल्टीवेट करते हैं। तो हमने ओराइजा निवेरा से जीन लेके ओराइजा सैटिवा में इंसर्ट कर दिया और इस तरीके से हमने उसे 4 डिफरेंट बीमारियों से बचा लिया, ठीक है। इन एडिशन ऑल स्पीसीज इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रैक्टिकल यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। इसके अलावा वगैरह बहुत सारी ऐसी है जो इकोसिस्टम के पूरे मतलब हमारे सबके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम दूसरा सेक्शन देखते हैं, ड्रग एंड मेडिसिन। कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स ऑफ सब्सटेंस विद थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी, जो मेडिसिन की बात करते हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स हैव ओरिजिनेटेड एज प्लांट बेस्ड सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट ड्राइड सब्सटेंसेज डेवलप्ड इनटू वैल्यूएबल ड्रग्स। हमें यहाँ पे ये बताना है कि प्लांट्स और जो हमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिलते हैं वो कैसे करके वैल्यूएबल ड्रग की फॉर्म में यूज हो रहा है, उन्हें हम एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से होते हैं। देखिए मार्फिन,
एक प्रोडक्ट है, किससे मिलता है? एक प्लांट होता है पैपावर सोमनिफेरम, जैसे हम पोपी बोलते हैं, ओपियम बोलते हैं, ठीक है। और ये एनाल्जेसिक, जिसका मतलब होता है पेन किलर, दर्द में फ़ायदा करने वाला। फिर इसकी फैमिली कौन सी है? पैपावेरेसी, ये ध्यान रखना है, मॉर्फिन पैपावेरेसी, ठीक है। पैपावेरेसी फैमिली, उससे मॉर्फिन मिलता है। तो यहाँ पर हमने एक दो बातें और भी इंक्लूड करी हैं कि इन सबको हम जॉइंटली क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं ओपॉइड्स। ओपॉइड मतलब इस प्लांट से मिलने वाले जो केमिकल्स होते हैं, इसके अलावा इसमें और भी मिलते हैं। मॉर्फिन के अलावा कोडीन बनता है, निकोटीन मिलता है इनसे, और मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको हम ओपॉइड्स बोलते हैं जनरल टर्म्स। दूसरा, ये हमारी बॉडी में जब एक्ट करते हैं तो हमारे कहाँ पे करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं और हमें रिलीफ मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से क्विनाइन होता है। तो आपने सुना होगा क्विनाइन सिनकोना ऑफिस सिनेले से मिलती है। दूसरी किस स्पीच होती है? सिडोना लेडर्जियाना, ठीक है। किस काम में आती है? मलेरिया काम में आती है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखना कि क्विनाइन जो प्लांट है वो किस फैमिली का है? वो रूबेसी फैमिली का प्लांट है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि क्विनाइन जो प्लांट से मिलती है, ये प्लांट का नाम है, बट इट बिलोंग टू विच फैमिली? तो आपका आंसर होना चाहिए रूबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरीके से टैक्सोल एक ड्रग्स है जो कैसी एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। अब ये मिलती किससे? दो प्लांट स्पीसीज, टैक्सस ब्रिविफोलिया एंड टैक्सस बैकेटा, जिनके प्लांट को हम क्या बोलते हैं? यू प्लांट बोला जाता है कॉमन में, यू प्लांट। देखिए ये यू ट्री, और इसकी फैमिली कौन सी है? टैक्सेसी, आप इसे भी ध्यान रखना। इसी तरीके से आर्टिमिसिन एक एंटी मलेरिया ड्रग्स है, जिस फैमिली कौन सी है? कंपोजिटिव, मतलब जैसे हम बोलते हैं सनफ्लावर की फैमिली एस्ट्रेसी, ठीक है। तो प्लांट का नाम कौन सा जिससे मिलती है? आर्टिमिसिया अन्नुआ, जबकि आर्टिमिसिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, बस ये वाली जो ड्रग किससे मिलती है? आर्टिमिसिया अन्नुआ से मिलती है। एंटी मलेरिया ड्रग है, फैमिली का नाम एस्ट्रेसी। फैमिली मैंने ऐड कर दिया कि इन फ्यूचर आपसे ध्यान रहे आपको। इसके बाद एक जनरलाइजेशन देखिए, करेंटली कह रहा है 25% ड्रग्स आप फार्मेसी में जो यूज होती हैं वो केवल 120 प्लांट स्पीसीज से मिलती हैं। बात तो समझिए, फार्मेसी में जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं टोटल उनका 25% केवल 120 प्लांट से हमें मिल जाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास प्लांट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इससे कंक्लूड ये हो रहा है कि अभी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो हमें बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट जो 25% हो सकता है, 100% हम प्लांट से टेकन कर लें, हमें सिंथेटिक मेडिसिन लैब में नहीं बनानी पड़ेंगी, बिल्कुल, ठीक है। तो कह रहा बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन मेक यूज़ ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लांट्स। जब ट्रेडिशनल यूज मतलब आज भी लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो हजारियों प्लांट यूज़ करते हैं, हम केवल कितनी यूज़ कर रहे हैं? 120, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी बहुत सारी रिसर्च करने की, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, जिससे कि हमें जो परसेंटेज है ना 25%, ये लगभग हमारा 70% हो जाए। और कहाँ से मिलेंगे? सब प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी से, इकोसिस्टम से मिलेंगी, ठीक है। तो प्लांट्स, अब एक टर्म आया इसे देख लें, प्लांट कैन आल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूमरस सिंथेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट से कुछ हम सिंथेटिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बोटेनिक केमिकल्स, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्लांट को कैसे करके ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, एनिमल्स या दूसरे जो भी हैं वो यूज़ करते हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हैज़ ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ब्यूटीनेस को बढ़ा सकती हैं। एग्जाम्पल एस्थेटिक रिवार्ड्स, रिवार्ड्स का मतलब एक अवार्ड तो है ही, रिवार्ड की बात करें एक्स्ट्रा मतलब इंक्लूड इको टूरिज्म। जैसे हम इको टूरिज्म का जो पूरा बिजनेस है किस पर डिपेंड करता है? बायोडाइवर्सिटी पे। बर्ड वाचिंग, ठीक, बच्चों को देखने के, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, पेट कीपिंग, गार्डनिंग। थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी टू द very existence of human race through the cultural and religious belief। मतलब बहुत सारे प्लांट को हम लोग मारते नहीं हैं, कुछ स्नेक को नहीं मारते कि नहीं नहीं ये इस तरीके की बातें आती हैं। कुछ प्लांट, बरगद का प्लांट, पीपल का प्लांट की पूजा करते हैं इंडिया में, ठीक है। और बहुत सारे प्लांट के जो वो होते हैं उन्हें एज ए पूजा में यूज़ करा जाता है। जैसे अभी कुछ नीचे एग्जाम्पल आपको देंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ, जैसे टॉपिक आप पढ़ाएंगे सैक्रेड ग्रुप्स का एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो काला हिरन मार दिया सलमान खान ने, तो बिश्नोई जो वहाँ पे हैं वो उसकी पूजा करते थे एक्चुअली, तभी वो केस लड़ रहे हैं अगेंस्ट दी सलमान खान। तो ये क्या है? एक वर्शिप की टाइप है, कल्चरल बिलीफ है, उनका रिलीजियस बिलीफ है कि वो उसकी पूजा करते थे, किसी ने उसे अगर किल करा तो उसके खिलाफ कोर्ट चले गए, ठीक है। इसके बाद ये कल्चरल बिलीफ में क्या बात करेंगे? इन मेजॉरिटी ऑफ इंडियन विलेजेस, टाउन्स एंड प्लांट, टाउन्स में प्लांट्स लाइक, देखें बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुलसी, ठीक है। वहाँ पे तुलसी के लिए क्या करा जाता है? ऑसिवम सैंक्टम। हमने तीन चीज़ें आपको करेक्ट करी है, एक बॉटनिकल नेम और दूसरा फैमिली। तुलसी क्या करते हैं? ड्यूरिंग लॉर्ड कृष्णा एंड विष्णु की जब पूजा करी जाती है तो उसमें तुलसी को रखा जाता है, ठीक है। हमने तुलसी के बारे में आपको उसका बॉटनिकल नेम यहाँ नोटिस कराया है, और दूसरा बताया कि फैमिली और उसका कॉमन नेम। मिंट फैमिली कहते हैं, लेमेसी का मेंबर है तुलसी, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि बॉटनिकल नेम जो होते हैं नॉर्मली जब हम बैठते हैं याद करने तब नहीं याद होते, इन्हें जहाँ पे जब भी प्लांट का नाम आए उसे वहीं पर नोटिस करें, उसका फैमिली और उसका बॉटनिकल नेम। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप काफ़ी टाइम के बाद जो है आपका
एक कमांड हो जाएगा फैमिली के बारे में, और बॉटनिकल नेम आपको फिर याद करने की सेपरेट स्पेशल आपको टॉपिक नहीं रह जाएगा, आपको सब कुछ ऐसे याद हो जाएगा। पीपल, अब हम पीपल किस लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कल्चरल वैल्यू बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि पीपल की पूजा करी जाती है, पीपल को मारते नहीं। यहाँ पर हम इसके साथ ही स्टडी कर लेंगे फैमिली मोरेसी, और नाम बॉटनिकल फाइकस रिलीगियोसा। इस तरीके से खेजड़ी का प्लांट होता है जो आपके राजस्थान में बहुत कॉमन है, ठीक है। इसे माचिस की जो स्टिक्स होती हैं बनती हैं, और इसका बॉटनिकल नाम होता है प्रोस्पिस सिनेरिया। फैमिली फेवेसी, मतलब लेग्यूम फैमिली की है, सिस्टम जिसमें आता है जिस तरीके से। इस तरह होता है बैजंती। देखिए आपने सुना होगा बैजंती माला एक हिरोन है। बैजंती और माला का मतलब हार, तो ये फूल इससे निकलते थे। बैजंती का प्लांट होता है, उससे माला बनाई जाती है, तो जनरल टर्म आ गया बैजंती माला, ठीक है। तो इसका नाम होता था प्रेमना सेरेटिफोलिया। किस फैमिली का मेंबर है, लेमेसी, जो ऊपर भी आई है। इसी तरीके की प्लांट होता है मनी टेरी, जो घर में लगाते हैं कि पैसा बहुत आएगा, ठीक है। मनी टेरी फैमिली कौन सी है, एरिकेसी, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो इपीप्रेमनम एरेनम, ठीक है, एरियम। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ब्रह्मा कमल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रात की रानी, क्वीन ऑफ नाइट, लेडी ऑफ नाइट, ऑर्किड कैक्टस, ठीक है। तो इसका नाम होता है सेवसरिया ओवेलेटा, और ये स्पिरिचुअली रिवर्ड एंड स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड जो हमारा आजकल उत्तराखंड हो गया है, ठीक है, इसका स्टेट फ्लावर भी है, और इसे ब्रह्मा कमल बोला जाता है। और इसकी फैमिली कौन सी है, और सेक्रेड प्लांट है, इसकी पूजा करी जाती है, और फैमिली है वही कंपोजिटी, जिसे हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली, एस्ट्रेसी, ठीक है। इस तरीके से एक प्लांट होता है पीस लिली, ठीक है। पीस लिली भी एरेसी का मेंबर है, और इसका बॉटनिकल नाम होता है स्पैथी फाइलम बेलेसी। इनके हमने देखिए डायग्राम भी लगे जिससे आपको पहचानने में ना हो। देखिए ब्रह्मा जो है इसकी पूजा में, ठीक है, इसकी माला पहने बैठे ही है। और ये आपका जो था, देखिए ये वाला जो प्लांट है बैजंती माला, इसके नीचे लिखा हुआ है इसका नाम, ठीक है, ये वाला। और ये आपका मनी ट्री, इसी तरीके से आपका ये उत्तराखंड का जो ब्रह्मा कमल, और ये पीस लिली, ठीक है। इसकी तो आप देख पहचान को ही समझ के, बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आती है, रात की रानी। चलें इस तरीके से कुछ और प्लांट इंटरनेशनल प्राइड की बात करते हैं। इसी तरीके से कुछ नेशनल सिंबल हैं, कुछ हमारे इंडिया के वो हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें लोटस जैसे फ्लावर आता है, ऐसा नेशनल फ्लावर बोला। मैंगो को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, बनैन को नेशनल ट्री बोला जाता है भारत का। रेड पांडा जैसे एनिमल में, दोनों की बात करें ना, वाइल्ड लाइफ की, तो रेड पांडा जो है WWF जो ऑर्गेनाइजेशन है, बर्ड बाइट फंड, ठीक है, इसका सिंबल कौन है, रेड पांडा। इसलिए बंगाल टाइगर है, बंगाल लाइन जो है वो नेशनल एनिमल है। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन ना रहना चाहिए। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, उससे पहले हमारा नेशनल एनिमल हुआ करता था बंगाल टाइगर, ठीक है। अब हमारा नेशनल एनिमल जो है वो लाइन है, इसलिए मैंने दोनों लिखे, कन्फ्यूज ना हो। 1973 से पहले पूछे तो टाइगर आएगा, उसके बाद की बात करें प्रेजेंट स्थिति तो लाइन हमारा नेशनल एनिमल है। इस तरीके पीकॉक जो है नेशनल बर्ड है अपना इंडिया। किंग कोबरा देखिए एनिमल में तो नेशनल रेप्टाइल कहलाता है। एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है, और गंगा रिवर डॉल्फिन हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद हमारा अब टॉपिक शुरू होता है दूसरा जो इसी का पार्ट है कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती हैं। देखने में लगता है कि दोनों टॉपिक एक ही हैं, इकोसिस्टम के फंक्शन या यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज। तो हम इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम सर्विसेज को अगर सिंपल डिफाइन करें तो क्या इसका मीनिंग आएगा निकल के हमारे लिए। देखिए कि वैल्यू ऑफ नेचर टू द पीपल, नेचर की वैल्यू लोगों के लिए, ठीक है। तो जो टर्म आएगा एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें तो इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब पहले इकोसिस्टम समझ लें क्या होता है। देखिए इकोसिस्टम एक कलेक्शन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसे भूलना भी नहीं है कि कलेक्शन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कलेक्शन हो गया, कलेक्शन मतलब सभी जगह पे हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन और इनके नॉन लिविंग फैक्टर जो हमारे इसका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इसका जो इंटरेक्शन होता है, और जो असेंबली निकल के आती है उसका नाम क्या है, इकोसिस्टम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन विद ईच अदर एज वेल एज देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के एग्जांपल वेटलैंड इकोसिस्टम, कोरल रीफ, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड एक कल्टिवेटेड फील्ड जो हमारा होता है क्रॉप फील्ड, उसे कहना है कल्टिवेटेड एग्रो सिस्टम। इकोसिस्टम आर हाईली प्रोडक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव होते हैं, एंड वैल्यूएबल सिस्टम विच प्रोवाइड ए रेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। मेनी ऑफ विच आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंस के होते हैं टू ह्यूमन वेलबींग, जैसे फॉर हेल्थ, लिवलीहुड एंड सर्वाइवल। मोस्ट इकोसिस्टम प्रोवाइड जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट मतलब इनडायरेक्ट वे में, कहने का मतलब इनडायरेक्ट में। सम ऑफ विच आर हिडन पब्लिक गुड्स इन नेचर, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जो हिडन होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट कह सकते हैं ना। इकोसिस्टम प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज फॉर ह्यूमन वेलबींग एंड सस्टेनिंग लाइफ। ये आप देखें कि कहते नहीं ऑक्सीजन ना होगी तो सब खत्म हो जाएगा, सस्टेनिंग लाइफ। दे आल्सो ऑफर
गुड्स फॉर कंजप्शन, इसे बोला गया इकोसिस्टम फंक्शन। देखना, जो ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो हम कंजप्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स हुआ, उनसे मिलने वाला भोजन, तो ये इकोसिस्टम फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद करें कंट्रीब्यूट टू द, इनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट वे में जो हमें प्रोवाइड करे जाते हैं, सामान प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमें कोई सब्जी हमने बना के खा ली, तो पहले सब्जी में स्पाइसेस ऐड करा, आग लगाई उसके अंदर, गर्म किया, तो जाके प्रोडक्ट आया। या इनके फ्रूट से कोई चीज़ बनाई, जैसे आम आया, आम का हमने दूसरी चीज़ें ऐड करके अचार बना लिया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें आएगा सिस्टम स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी एंड देयर सस्टेनेंस। इकोसिस्टम हैज मेनी डायमेंशंस, इसका मतलब हर एक फील्ड में, जैसे इकोलॉजिकल भी बेनिफिट्स हैं इनके, सोशियो कल्चरल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। मतलब एक प्लांट अगर हमने लगाया तो उसका इकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी जो घर की हमारी इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ठीक है, इकोलॉजी मतलब उसमें कुछ ऐसे परिंदे जो होंगे, चिड़ियाँ उड़ियाँ अपना घोंसला बना लेंगे, जिसे देख के हमारा, उनकी आवाज़ सुन के हमें अच्छा लगेगा, तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, और इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। सोशियो का मतलब हमारी सोसाइटी के काम में आने वाले कल्चर, जैसे हमें पूजा करना तो हमने उसके पत्ते ले लिए, हमने कोई एनिमल पाल लिया तो हम उसके प्लांट को खिला सकते हैं, अपने एनिमल को। ठीक है, ये सोशियो कल्चरल में आ गया। इकोनॉमिक मतलब हम उसके फ्रूट को एज ए टाइम जब फ्रूटिंग होगी हम उसे मार्केट्स में सेल कर दें, तो इस तरीके से हमें वो इकोनॉमिक भी हो गया। तो कह रहा है इकोसिस्टम हैज मेनी डायमेंशन एंड इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू पॉलिसी मेकर्स इज थ्रू मॉनेटरी टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी टर्म मतलब एक बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड अस लार्जली इन एन अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन प्राइज्ड वे। हम मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, फिर भी हमें मिल रहा है। दीज हैव ट्रेडिशनली बीन डिसएग्रीगेटेड इनटू द गुड्स, जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस मतलब इकोसिस्टम फंक्शन, एंड एट्रीब्यूट्स इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, कि गुड्स की बात करें तो हम इकोसिस्टम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सर्विसेज में हमारे इकोसिस्टम के जो फंक्शंस आ रहे हैं, और इसके इकोसिस्टम एट्रीब्यूट्स में हम इसके स्ट्रक्चर और डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज अकर एट मल्टीपल स्केल्स फ्रॉम क्लाइमेट रेगुलेशन, क्योंकि कहते हैं नहीं, प्लांट क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, लेकिन कार्बन का जो लेवल बढ़ रहा है उसे ये अपने अंदर खींच ले रहे हैं, और हमारे लिए ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो उतना सब कार्बन CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाए तो हमारा सर्वाइवल जो होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ हो जाएगा। तो एट द ग्लोबल लेवल फ्लड प्रोटेक्शन, वाटर सप्लाई, वाटर को प्योरीफाई करता है, सॉइल का फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड बेस्ट ट्रीटमेंट एंड पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन ना हो कुछ प्लांट तो खत्म हो जाएंगे। जैसे हमने फिग का एग्जांपल दिया था कि फिग को एक स्पेशल इंसेक्ट ही करता है, अगर वो इंसेक्ट उसे ना कर पाए तो फिग का प्लांट खत्म हो जाएगा। और फिग का प्लांट एक स्पेशल टाइम पर फ्रूटिंग करता है जब दूसरे प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उसके फ्रूट को खा के ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम दूसरे प्लांट में फ्रूट नहीं आते। बहुत स्पेशल बताया था एग्जाम्पल आपको। इसके बाद एग्रीकल्चर इज ए dominant source of livelihood globally and it has robust association with the ecosystem and its services. Agriculture both producers का भी काम करता है और कंज्यूमर का भी काम करता है। इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए एग्रीकल्चर क्या है, कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर्स भी है। एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रो इकोसिस्टम। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज gained attention after a study on ecosystems and their linkage with human welfare. समझ गए, इकोसिस्टम जो सर्विसेज कॉन्सेप्ट है वो कब से मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन में आ गई, जब स्टडी करी इकोसिस्टम पे और इसके जो लिंकेज ह्यूमन वेलफेयर के साथ जब हमने स्टडी करी, तो इकोसिस्टम सर्विसेज कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइज एंड इवॉल्व हो गई। इसके बारे में स्टडी की बात चलने लगी। और बेनिफिट्स फ्रॉम, देखिए एक डेफिनेशन बता रहे हैं कि द बेनिफिट पीपल ड्राइव फ्रॉम इकोसिस्टम, उन्हें कहा जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, बेनिफिट्स पीपल ड्राइव फ्रॉम इकोसिस्टम is called ecosystem services. Ecosystem services have two other important dimensions. वही बात आ गई कि पहले में एस्थेटिक एंड कल्चरल और दूसरे में इनडायरेक्ट। जैसे अभी एस्थेटिक कल्चर में डायरेक्ट आ गए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट हम एस्थेटिक। और दूसरे में क्या आया, करेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इज दैट दिस सर्विसेज हैव स्पैटिकल एंड टेम्पोरल डायमेंशंस। ये होगा आपके इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, स्पैटिकल एंड टेम्पोरल का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज आर स्प्रेड ओवर टू फार ऑफ प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल पीपल जो कह रहा है टू फार बहुत दूर दूर, जैसे एक कंट्री में मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, दूसरी कंट्री में डाइवर्सिटी नहीं है, तो दूसरी वाली कंट्री के लोग हमारी कंट्री में एज ए टूरिस्ट बन के आ रहा है। तो कहने का मतलब इनके जो बेनिफिट्स हैं ऐसा नहीं कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज कम फॉर इको टूरिज्म, फ्रेश एयर, वाटर फ्लो अनरिस्ट्रिक्टेड एंड बेनिफिट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन फ्लो अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता कि अगर एक बाउंड्री वाल पे फॉरेस्ट एरिया एक कंट्री का, दूसरी कंट्री को उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन दी प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, इन दी प्रिवेंशन ऑफ द फ्लड। ठीक है, एवरीथिंग जो भी हमें कंट्री मिल रहा है दूसरी कंट्री को मिलेगा। कहने का मतलब इनके जो रिसोर्सेज हैं, इनके जो एप्लीकेशन है वो कोई कन्फाइंड नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनका रीच है। अच्छा, अब बिल्कुल फाइनल डेफिनेशन की हम बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की। देखिए, एनी पॉजिटिव बेनिफिट दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड
टू पीपल, एनी पॉजिटिव बेनिफिट दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड टू पीपल। ठीक है, और ये कैसा हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए, बेनिफिट, द बेनिफिट सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन वेलबींग, बेनिफिट सपोर्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन वेलबींग इज कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो पीपल कहाँ से लेते हैं, इकोसिस्टम से लेते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, एक प्लान है गवर्नमेंट का, उसका कहना है यूएन का, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। ठीक है, ए मेजर यूएन से स्पॉन्सर्ड एफर्ट टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग आइडेंटिफाइड 4 मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड किया किसने, एक यूएन का एफर्ट है जिसका नाम है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, एमए बोला जाता है इन वे शॉर्ट। तो ये 4 सर्विसेज किस किस फील्ड में, देखिए, प्रोविजनल सर्विसेज, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग। ठीक है, अब देखिए जो सपोर्टिंग सर्विसेज जो है लास्ट में पढ़ेंगे, ये सपोर्टिंग सर्विसेज इन तीनों से डायरेक्टली जुड़ी हैं। अगर सपोर्टिंग सर्विसेज ना हो तो ना तो प्रोविजनल होगी, ना रेगुलेटिंग होगी, ना कल्चरल होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोविजनल सर्विसेज कौन सी हैं। देखें, ए प्रोविजनल सर्विस इज एनी टाइप ऑफ बेनिफिट टू पीपल दैट कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचर। जो नेचर से ह्यूमन बींग को जो भी मतलब फ़ायदा होता है वो प्रोविजनल सर्विसेज में आता है। जैसे कि फूड मिलता है हमें, अदर टाइप्स ऑफ, सबसे मेन तो फूड की बात करें, अदर टाइप्स ऑफ प्रोविजनल सर्विसेज में देखिए क्या क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर को प्यूरीफाई कौन करता है, प्लांट करते हैं इनके, टिम्बर मिलती है, वुड फ्यूल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, ऑयल प्लांट्स दैट कैन बी मेड इनटू द क्लॉथ्स, कपड़ा मिलता है, कॉटन एंड अदर मटेरियल एंड मेडिसिन बेनिफिट्स, ये सब इसमें आ गए। फिर से एग्जांपल बता रहा है कि फूड, वेजिटेबल, फ्रूट, ट्रीज, फिश, फाइबर्स, बायो एनर्जी, वाटर, लिव स्टॉक एंड रे मटेरियल्स आर अवेलेबल टू अस एज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, प्रोविजनल में डायरेक्ट आ गए, आप ये समझ लें। Natural ecosystem purify water and regulate its flow into the agriculture system, providing sufficient quantities are at the appropriate time for the plant growth. ठीक है, दूसरा इसमें देखिए, ट्रेडिशनली एग्रो इकोसिस्टम आर कंसिडर प्राइमरी एज सोर्स ऑफ प्रोविजनल सर्विसेज। जो एग्रो इकोसिस्टम मतलब एग्रीकल्चर प्लस इकोसिस्टम दोनों के साथ जब मिलकर आते हैं बोलते हैं एग्रो इकोसिस्टम। ये नहीं कहा कि प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोविजनल सर्विसेज, बट मोर रिसेंटली देयर कंटिन्यूस टू कंट्रीब्यूशन टू अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब दूसरे भी इनके एस्पेक्ट जो है नोटिस किए जा रहे हैं। दूसरा आता है रेगुलेटिंग सर्विसेज में, देखिए क्या क्या मिलता है हमें। ए रेगुलेटिंग सर्विस इज द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम प्रोसेस दैट मॉडरेट नेचुरल फिनोमिना। जो नेचुरल फिनोमिना होती है उन्हें मॉडरेट कर देना। जैसे सपोज कर लीजिए कोई बाढ़ आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या क्या करते हैं, उसकी जो स्पीड होती है उसे रोक देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आएगा रेगुलेटिंग सर्विस में, रेगुलेट कर देना। रेगुलेट का मतलब दोनों पॉजिटिविटी निगेटिविटी, मगर यहाँ पे मोस्टली जो स्पीड थी उसे कम कर दिया। ठीक है, तो ये कौन करता है, प्लांट्स की रूट करती हैं। तो इस तरीके से ने कहा कि ए रेगुलेटिंग सर्विस इज द बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द इकोसिस्टम प्रोसेसेस दैट मॉडरेट नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में जैसे दूसरा बात आएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें पॉलिनेशन का ले लेते हैं हम लोग। पॉलिनेशन देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, प्लांट खुद कर लेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बट जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट, बैट, डिफरेंट काइंड्स एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एबाइट, जैसे वाटर, हवा, जो बिंड बोलते हैं, बिंड, एनिमोफिलस। ठीक है, इस तरह के जो फैक्टर होते हैं पॉलिनेशन में करने में मदद करते हैं। और पॉलिनेशन होने का मतलब क्या हुआ, प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो फ्रूट आते हैं, फ्रूट जब आते हैं तो उसमें सीड बनता है, उस सीड से फिर न्यू प्लांट निकलता है। तो इतना एक क्या हुआ, इनडायरेक्ट रेगुलेट करते हैं कि पूरा सिस्टम चलता है। अगर वो कोई प्लांट है, जैसे मैंने बताया फिग, ठीक है, फिग का प्लांट है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ इंसेक्ट ही करता है। अगर वो इंसेक्ट खत्म हो जाए इकोसिस्टम में, अगर डिसबैलेंस हो जाए तो इकोसिस्टम खत्म होगा, वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। वो इंसेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो फिग में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और हमने क्या बताया, फिग का जो प्लांट होता है एक ऐसे टाइम पे फ्रूट देता है फॉरेस्ट में, इकोसिस्टम में, जब दूसरे प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। उस टाइम बहुत सारे एनिमल्स केवल फिग के फ्रूट को खा के अपनी लाइफ को बचाते हैं। और जब ऐसा होगा कि फिग में भी पॉलिनेशन, वो इंसेक्ट खत्म हो गया तो फिग में पॉलिनेशन नहीं हो जाएगा। तो फिग में जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो बहुत सारे एनिमल दैट आर डिपेंडेंट डायरेक्टली एंड डायरेक्टली ऑन द फिग प्लांट, फिग फ्रूट्स नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहा है कि और बहुत सारे नेचुरल एनिमीज दैट प्रोटेक्ट क्रॉप्स, जैसे होता नहीं, कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे इंसेक्ट जाके फील्ड में छोड़ देते हैं, वो दूसरे हमारे जो मतलब एनिमीज होते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, तो हमारे प्लांट को खा जाते हैं, उन्हें वो खत्म कर देते हैं। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात आई, रेगुलेटिंग, कि वो रेगुलेट कर लेते हैं, पूरी तरीके से कम नहीं करते, मगर उनका नंबर इतना लेवल पर मॉडरेट रखते हैं कि वो हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल ना आ रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ को खत्म नहीं कर, जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे फील्ड में
चूहा जो होता है बहुत सारा नुकसान कर रहा है, तो हम दूसरा वहाँ पे कोई बायोलॉजिकल एनिमल ले जाकर छोड़ देते हैं, नीला छोड़ दिए, तो नीला जो होता है चूहों के नंबर को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि उनकी नंबर को मॉडरेट लेवल तक रखेगा, जिससे वो हमारी क्रॉप को नुकसान ना कर पाए। तो ये क्या है, रेगुलेटिंग करना। रेगुलेटिंग का मतलब अप डाउन के बीच का जो लेवल होता है मेंटेन, कि इतनी नंबर बढ़ने ना दो कि दैट मे बी हार्मफुल, दैट मे बी डेंजर, दैट मे बी बिल्कुल मतलब हमारी क्रॉप को ख़त्म करने की कंडीशन में ना आ पाए। तो ये होगा रेगुलेटिंग। ठीक है, इसी तरीके जितनी जो सर्विसेज हैं। इसके बाद एग्जांपल देखिए रेगुलेशन में कौन कौन से आ रहे हैं आपका, पॉलिनेशन आ रहा है, डिकम्पोजिशन आ रहा है। देखिए डिकम्पोजिशन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फील्ड में रहते हैं, हमारे जो रेसिड्यू होता है प्लांट को उसे फिर से वो साइकिल में ऐड कर देते हैं, उससे सल्फर फास्फोरस कार्बन सब निकाल लेते हैं प्लांट की लीफ से या प्लांट के पूरी बॉडी से। ठीक है, और वाटर का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, प्लांट करते हैं। इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटना कौन रोकता है, प्लांट रोकते हैं। फ्लड कौन करता है, प्लांट करते हैं। कार्बन स्टोरेज एंड क्लाइमेट रेगुलेशन कौन करता है, प्लांट करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं प्लांट क्लीन एयर एंड फिल्टर वाटर, बैक्टीरिया डिकम्पोज बेस्ट, बीज पॉलिनेट फ्लावर्स एंड रूट होल्ड सॉइल इन प्लेस ऑफ प्रिवेंट इरोजन। ऑल दिस प्रोसेस वर्क टुगेदर टू मेक इकोसिस्टम क्लीन, सस्टेनेबल, फंक्शनल एंड रेजिलियंट, मतलब स्टेबल टू चेंज के लिए स्टेबल। ठीक है, तो ये सब इसमें आ रहे हैं आपके। इसके बाद थर्ड देखिए, आप जब पढ़िए थोड़ा सा, लैंड कवर, लोकल। अब इसमें एक थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट और देख लें, दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो SDS की बात चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UN ने जो डिसाइड कर रखे हैं, उसमें सबसे मेन पहला क्या है कि UN जीरो हंगर, कि कोई दुनिया में भूखा ना रहे। अब दुनिया में भूखा रहने के ना कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन की जो क्लाइमेट आप कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब क्या है, ये UN के प्रोजेक्ट में है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए उनसे पहले की जाने वाली मीटिंग्स हैं। ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ, इन सब, ये सब कहाँ से जुड़ी हैं, डायरेक्टली टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इन सब का रिलेशन कहाँ से, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से। कार्बन की जो अमाउंट बढ़ रहा है उसे हमेशा हम क्या करें, एक मॉडरेट लेवल पर रखें, मतलब सिक्वेस्ट्रेशन जितना रिक्वायर्ड है, जितनी CO2 रिक्वायर्ड, दैट कैन बी कन्वर्टेड बाय द प्लांट टू दी कार्बोहाइड्रेट, फूड मटेरियल, प्रोडक्टिविटी। अब इतनी ना हो जाए कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो फिर लाइफ ऑन दी अर्थ खत्म हो जाएगी, तो फिर हंगर की बात ही ना करें, लाइफ ही नहीं रही तो हंगर कहाँ से। तो UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें सबसे पहला है जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट की जो एक्शन है वो इतनी डेंजरस, सुनामी, इस टाइप की एक्टिविटी ना होना चाहिए। लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहे। अच्छा, तीसरा आता है कल्चरल बेस्ड सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज में देखिए ये नॉन मटेरियल बेनिफिट्स है। मटेरियल का मतलब इसमें कोई हमें मटेरियल मिलेगा नहीं। जैसे कि हम इको टूरिज्म जाते हैं, घूमने के जाते हैं स्प्रिंग सीजन में फॉरेस्ट में, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, कोयल की आवाज़ हम सुनते हैं सुबह में, तो हमें कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है। इससे हमें कुछ मिला तो नहीं, मगर हमें एक अच्छा सुकून मिलता है कि। ठीक है, तो कल्चरल सर्विस कैसी है, नॉन मटेरियल बेनिफिट। ध्यान रखना कि कोई ऐसी सर्विस जो नॉन मटेरियल हो। ठीक है, तो कल्चरल सर्विसेज है दैट कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ पीपल, इंक्लूडिंग हाउ इकोसिस्टम प्ले अ रोल इन लोकल, नेशन एंड ग्लोबल कल्चर, बिल्डिंग ऑफ द नॉलेज एंड स्प्रेडिंग ऑफ आइडिया। स्प्रेडिंग ऑफ आइडियाज होता नहीं, पहले के जो लोग ऋषि मुनि होते थे जंगल में रहते थे। ठीक, क्रिएटिविटी बॉर्न, हम क्रिएटिव होते हैं, हमें फॉरेस्ट को देख के हम वहाँ पे जाते हैं क्रिएटिव बनने के लिए। इंटरेक्शन विद नेचर, जैसे कुछ लोग म्यूजिक जंगल में निकालते हैं, आर्ट बना, आर्ट आपने देखा वो जो बनाते हैं लोग हमेशा पीसफुल एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में। आर्किटेक्ट एंड रिक्रिएशन, खुद को मतलब दोबारा से पुनः करने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, रिसर्च के लिए नहीं लैब में जाते हैं, मतलब फील्ड में करते हैं। कल्चरल, रिक्रिएशनल, एग्जिस्टेंस एंड बिकॉस्ट वैल्यू दैट इज द डिराइव्ड फ्रॉम यूज एंड एप्रिसिएशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। विदाउट बायोडाइवर्सिटी, विदाउट वाइल्ड लाइफ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए सपोर्टिंग सर्विसेज, हमने बताया सपोर्टिंग सर्विस सबसे बेसिक सर्विसेज। अगर ये ना हो तो तीन जो ऊपर पढ़ाई हैं हमने, कल्चरल और कौन सी पढ़ाई हैं, देखें आप तीनों, ये जो तीनों सर्विसेज अपने जो पढ़ी हैं हम, रेगुलेटिंग, कल्चरल और आपके ये रेगुलेटिंग। ठीक, प्रोविजनल, ये हमने पहले बात बताया था कि सपोर्टिंग सर्विसेज का रोल इतना है कि तीनों सर्विसेज इसकी वजह से ही पॉसिबल हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सर्विसेज ना हो तो आप ये सपोर्टिंग सर्विसेज को एक बार देखिए पूरी तरीके से। देखिए मोस्ट फंडामेंटल सर्विसेज, ये भी ध्यान रखना है, वहाँ पे नॉन कोई मटेरियलिस्टिक नहीं थी, ये नॉन मोस्ट फंडामेंटल बेसिक सर्विसेज हैं। सपोर्टिंग सर्विसेज आर दी बायोफिजिकल प्रोसेस। बायोफिजिकल प्रोसेस का मतलब दैट अंडरलाइज द फर्स्ट थ्री, शुरू के तीनों, जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर यूज इन ब्रीडिंग क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक, सॉइल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड प्रोविजन ऑफ वाटर। ठीक है, ये सब क्या है, बायोफिजिकल प्रोसेस हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल, बायोफिजिकल का मतलब कि जो बैक्टीरिया फंजाई हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब डिकम्पोजर्स, स्कैवेंजर की फॉर्म में हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हमारी साइकिल है, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल। ठीक है, फास्फोरस साइकिल, इनर रेगुलेटर, सॉइल फर्टिलिटी, यही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। सॉइल का जो फॉर्मेशन भी यही करते हैं। ठीक है,
और जो प्रोविजन ऑफ वाटर, जो साइकिल चल रही है उसे बनाते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप्स एंड लिव स्टॉक्स जो भी बात आती है ना, इनसे ये सपोर्टिंग सर्विसेज में आती है। तो इकोसिस्टम देमसेल्व्स कुड नॉट बी सस्टेन विदाउट कॉन्स्टेंसी ऑफ अंडरलाइंग नेचुरल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, क्रिएशन ऑफ सॉइल्स मतलब पीडोजेनेसिस एंड वाटर साइकिल, हाइड्रोलिक जो चीज़ बोलते हैं हम लोग। तो ये सपोर्टिंग बायोफिजिकल प्रोसेस ने जो बात करेगी उसमें ये आ रही, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, पीडोजेनेसिस एंड हाइड्रो cycle. So these processes allow Earth to sustain basic life forms. अगर ये चार प्रोसेस आपकी जो हो रही ना हो तो हमारी जो बेसिक फॉर्म्स हैं ऑन दिस अर्थ कैन नॉट बी सस्टेन्ड, यहाँ पे रुक नहीं पाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हें लिखा है कि विदाउट सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोविजनल रेगुलेटिंग एंड कल्चरल सर्विसेज वुड नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल करेक्ट बात है, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ आती है इकोसिस्टम इवैल्यूएशन, ठीक है, ESB बोलते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम टू सस्टेनेबल ह्यूमन वेलबींग इंक्लूडिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द सर्विसेज। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन का, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ये एसेस कर सकें कि हाउ बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल या सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ, और जो बायोडाइवर्सिटी से हमें चीज़ें मिल रही हैं सभी चाहे इनका क्या जो ह्यूमन कम्युनिटी जो कि इस अर्थ पर पाई जाती है उन लोगों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इस चीज़ का एलोकेशन का मतलब उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। इसके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस हो जैसे CVD बोलते हैं, तो उसमें हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक बहुत बड़ा मतलब एक कन्फ्यूजन है इसमें कि कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर किसी की कंट्री में है और वो दूसरी कंट्री को ना दे, तो उस पर कहने का मतलब है माना कि वो इंडिया में, मगर उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब राइट तो नहीं, सब राइट दूसरे लोगों का भी है कि अगर हमने कोई ऐसी मेडिसिन डिस्कवर कर ली प्लांट से, या हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लांट है जिससे हम कोरोना टाइप की जो डिजीज आजकल चल रही है इसे हम क्योर कर सकते हैं, तो हम अपने पास लिमिटेड रखें, तो ये बात सही नहीं है, वो सबको देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है कुछ कंट्री की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम वैल्यूएशन में ये पॉइंट आती है कि प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम टू सस्टेनेबल ह्यूमन वेलबींग ने कहा, ये नहीं कहा कि ह्यूमन वेलबींग ऑफ इंडिया या ह्यूमन वेलबींग ऑफ USA, ह्यूमन वेलबींग जितना भी अर्थ पे जो ह्यूमन जाती है उन सब के लिए, इंक्लूडिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहें कि नहीं इंडिया में डिस्कवर हुआ तो मैं USA को क्यों दूँ, नहीं, ये देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड एफिशिएंट एलोकेशन मतलब इस तरीके का एफिशिएंट पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो जाए कि सबको मिल जानी चाहिए आप दी सर्विसेज, जो भी सर्विस इकोसिस्टम लाइक वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव। इन्हें इसमें एक बात और बताइए कि कुछ इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट है, लाइक वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स जनरेट प्रोविजनल रेगुलेटिंग एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दीज आर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, फ्रेश वाटर, बायोरेमिडेशन एंड प्रोडक्शन अगेंस्ट द नेचुरल हैजार्ड्स लाइक फ्लड एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। इन जितनी प्रोसेस हैं ये इन सबको रेगुलेट करने के लिए जो बहुत सारे इकोसिस्टम के टाइप है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट ने बताएं वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ रोल बताए यहाँ पे कि इवोल्यूशन इकोसिस्टम सर्विस यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि हम ये प्रायोरिटी देंगे हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, ये पहले क्लियर हो जाए। किस लिए, रिस्टोरिंग इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इकोसिस्टम सर्विसेज। दूसरा बता रहा है कि वैल्यूएशन आल्सो हेल्प इन असेसिंग द incentives and compensation for enhancement of ecosystem services are charging those who are using or degrading these services। इस तरीके का असेसमेंट होना चाहिए कि जो हम इस पर अगर कुछ करने के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा किस तरीके से हम कंपनसेट करें, उससे कुछ हमें ऐसा मिलेगा कि वो हमारा अमाउंट निकल आए, और फिर उस अमाउंट को हम इन्हीं प्रोसेस और सर्विसेज में और लगा दें कि ये और ज़्यादा ग्रोथ करे, इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन करे, इसके जितने वेरिएबल्स हैं वो सब पॉजिटिव रहें, कहीं से नेगेटिव ना हो। अच्छा, थर्ड में कह रहा है वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज फ्रॉम वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। इन्हें यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया, वेटलैंड मैनग्रोव को, फॉरेस्ट ऊपर फॉरेस्ट भी कह रहे थे मगर यहाँ पे वेटलैंड और मैनग्रोव्स को और ज़्यादा क्वाइट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो गाइज आपको इकोसिस्टम सर्विसेज एंड यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको क्लियर कट मतलब समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करें तो आप 4 सेक्शन में बात करना है आपको। ठीक है, रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनल सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। और जब इको बायोडाइवर्सिटी यूजेस की बात करें तो हम 5-6 सेक्शंस में सब बना के उसके बारे में लिखें कि कैसे करके वैरायटी का यूज कर सकते हैं, कैसे करके हम उसे मेडिसिन्स
कौन कौन सी मेडिसिन कैसे करके हम और अपना जो डिपेंडेंसी है ऑन द केमिकल ड्रग्स उस पर ख़त्म करके हम प्लांट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई इस लेक्चर से। तो फाइनली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।